नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें तो देते ही हैं आपको, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बिटपन मजूमदार है, bmazumdar.com के। अनुज गुप्ता हैं, वीपी कमोडिटी एंड करेंसी है, IIFL सिक्योरिटीज से। साथ ही करेंसी मार्केट पे बात करने के लिए हमारे साथ कुणाल सोडानी होंगे, और कॉटन मार्केट पर बात करने के लिए ऋषि नथानी साहब होंगे, जो हेड बिजनेस डेवलपमेंट है, और साथ ही अरुण सेखसरिया साहब भी होंगे, डीडी कॉटन के MD। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्जिंग कमोडिटी की। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर आज दबाव है। फेड ने जैक्सन होल में जिस तरह के सख्त बयान दिए, उसके बाद से दबाव बढ़ा है। 51,000 के नीचे गोल्ड फिसल गया है। चांदी की बात करें, दिसंबर का वायदा 54,700 रुपए तक आ चुका है। क्रूड सप्लाई की दिक्कतों से सपोर्ट है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट भी आई है, जिसमें कहा गया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा तेजी आ सकती है। तेजी को ये एनर्जी कॉम्प्लेक्स पूरा लीड करेगा। ब्रेंट देखिए $102 के करीब है, और जो हाल की गिरावट आई है, इसमें एंट्री का मौका है। और गोल्डमैन सैक्स की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूरोप के बाहर मंदी की आशंका कम है, और उसी का फायदा क्रूड और नेचुरल गैस को मिल रहा है। यूरोप में लगातार नए हाई बनाता नेचुरल गैस जा रहा है, और 760 रुपए के करीब आज MCX पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। कॉपर, फेड की सख्त नीति से मेटल पर आज दबाव दिख रहा है 666 रुपए के आसपास। एग्री मार्केट, मेंथा तेल, जहां पर मांग ज्यादा है, 975 के आसपास पर 975 रुपए के आसपास MCX पर ट्रेडिंग हो रही है। कॉटन करीब 1% कमजोर है। खबर यहां पर यह आ रही है, सेबी की पिछले हफ्ते बैठक हुई, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके साथ, और यह फैसला हुआ कि अब जनवरी के बाद से नए तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होगा, नए डिजाइन के साथ होगा। क्या कुछ होगा हम आगे बताएंगे आपको। हल्दी दायरे में कारोबार हो रहा है। जीरे में आज मुनाफा वसूली है रिकॉर्ड स्तरों पर, और धनिया भी दायरे में ही कारोबार कर रहा है। चलिए, सबसे पहले लेकिन आज रुपए की बात कर लेते हैं कि रुपया वापस से एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर चला गया है। 80 रुपए 12 पैसे के नए निचले स्तर तक पहुंच गया। अभी भी देखिए 80 रुपए 7 पैसे पर है। अनुज जी, क्या लग रहा है, रुपए में कितनी गिरावट यहां से आपको दिख रही है? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो फेडरल बैंक का जो हमने स्टेटमेंट सुना जैक्सन होल की सिंपोजियम में, उसके बाद से हमने एक सेलिंग प्रेशर रुपये में आता हुआ देखा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स करीबन 109 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जो बॉन्ड यील्ड्स थी वो भी 2 साल की हाइस पर आती हुई दिखाई दी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि रुपया जो है वो अपने लाइफ टाइम लो 80-12, 80-13 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो डॉलर इंडेक्स में तेजी आई, उसकी वजह से हमने सभी करेंसी में गिरावट आते हुए देखी। और अगर हम पिछले महीने का मोमेंटम देखें तो मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। आज मार्केट ने उस रेंज को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। हमारा मानना है कि आने वाले समय में आपको 80-50 से लेकर 81 तक के लेवल यहां देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में एक हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, गिरावट यहां पर आती हुई देखी है, उसका भी असर रुपये पर आता हुआ दिखाई दिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें लगता है कि रुपये यहां पर अभी और वीकनेस हो सकता है। नेक्स्ट लेवल अगर देखें तो 80-50 से लेकर 81 तक के लेवल आपको आने वाले एक महीने में देखने को मिल सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो हमारा मानना है कि $112 तक के लेवल डॉलर इंडेक्स में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट है फॉरेक्स को लेकर यहाँ पे थोड़े से वीक होते हुए दिखे हैं। रुपये हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और वीकनेस के साथ ट्रेड हो सकता है। ओके, रुपए में और गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन उसका नुकसान यहाँ पर, रुपए में कमजोरी का नुकसान गोल्ड सिल्वर को भी हो रहा है। घरेलू बाजार में गिरावट और भी ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट से भी गिरावट ज्यादा है। हालांकि डॉलर तो मजबूत हो रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पर कमजोरी का ही माहौल है। 1100 रुपए से ज्यादा टूट चुकी है चांदी। ब्यूटफन, क्या लग रहा है सोने चांदी में आज? देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए एक चीज एक होता है ना कि फैट ये इसके बारे में बहुत दिन से चल रहा है बात, और लास्ट 2-3 बार जो फैट के मीटिंग के बाद मार्केट में काफी गिरावट हुआ था। तो एक सेइंग भी होता है कि जैसे कि आपको एक बार किसी स्नेक ने बाइट किया तो आपको एक चूहे से भी डर लगता है। तो उस तरह का सिनेरियो बन गया, मार्केट में ओवर पैनिक है। और ये ओवर पैनिक अगर देखते हो तो पूरा इक्विटीज और आप कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में देखते हो तो कमोडिटीज में उतना सेल ऑफ नहीं, जितना सा सेल ऑफ हुआ था इक्विटीज में। और मैं मान के चल रहा हूँ, देखिए चार्ट तो बन रहा है कि मार्केट में बेरिश मोमेंटम है, लेकिन जो क्वेश्चन वही है कि आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो क्यों बढ़ रहा है। मेन चीज, क्योंकि अभी जो हम लोग अगर बात करते हैं प्रीशियस मेटल को, सेफ हेवन गोल्ड ज्यादा है कि करेंसी, दिस अगेन ए ग्लोबल थिंग। और चार्ट में देखता हूं तो फिलहाल के लिए सिचुएशन थोड़ा निगेटिव दिख रहा है। सिल्वर में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो रहा है 54,000, तो वहां पे थोड़ा लाइट सेलिंग रहेगा। मुझे नहीं लग रहा कि डीपर कट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वीक बेयर होगा मार्केट, और यहाँ पे सेलिंग है। शायद सिल्वर 53,000 तक भी पहुंच सकता है। तो ऑन एन इंट्राडे बेसिस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको लगता है तो सेल ऑन राइज ही बनेगा। 54,200 300 का जो भी रेंज पुल बैक आता है
वहां पे सिल्वर शॉर्ट बन सकता है 53,000 तक, नीचे तक 53,500 ये सब रेंज देख सकते हो। लेकिन ये चीज मान के चलिए कि यहाँ पे ज्यादा एक्सपोजर लेके एग्रेसिव शॉर्टिंग ना करे, छोटा मोटा शॉर्ट पे बैठे ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिवली मार्क करे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है डॉलर्स का जो भी तेजी है, शायद ये वैक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बुल नहीं है अभी यहाँ पे, जिस तरह से तेजी आया है डॉलर इंडेक्स का, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट भी लास्ट जिस तरह से डेटा आया था यूएस का इन्फ्लेशन का, यूएस का इन्फ्लेशन जो पीसी का डेटा है काफी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें इन्फ्लेशन थोड़ा एक्सपेक्टेशन भी कम आया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन डेटा गोइंग फॉरवर्ड आने वाला है शायद डाउन टिक दिखेगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा प्राइसिंग चेंज करेगा, क्योंकि जो रेट हाइक के जो भी पॉसिबिलिटी है, यहाँ से इतना शार्पर रेट हाइक तो पॉसिबल नहीं होता है, शायद यहाँ से 100 बेसिस पॉइंट होगा या उससे थोड़ा 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा भी हो जाए। लेकिन ये जिस तरह से बनावटी है, बहुत तरह से जिस तरह से पुश भी आ रहा है फंड हाउसेस से, तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा शार्पर रेट हाइक होगा, और यहाँ पे थोड़ा मार्केट में जिस तरह से सेल ऑफ है वो थोड़ा शायद लिमिटेड ही रहेगा। ओके, यानी जिस तरह के बयान आए हो सकता है कि आगे चल के वो थोड़े से टोन को डाउन भी करे, हालांकि इनिशियल कुछ हो सकता है और नीजर रिएक्शन भी है, उस तरह की तेजी दिख रही है। कुणाल सोडानी है हमारे साथ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सिंघन बैंक ग्लोबल ट्रेडिंग सेंटर एफएक्स एंड रेट्स ट्रेजरी से। कुणाल जी, सबसे पहले रुपए को लेकर आप बताइए, फंडामेंटल सब लोगों को मार्केट में पता है कि क्या बयान आए हैं, लेकिन अब यहाँ से लेवल्स लोग जानना चाह रहे हैं आपसे कि किस तरह के लेवल्स आगे में रुपए में दिखेगा डॉलर के मुकाबले। बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले जो जैक्सन होल, जो सारे ही लोग उस इवेंट का वेट कर रहे थे, वो इवेंट इज आउट ऑफ क्वेश्चन नाउ। बट तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी और जो बहुत क्वाइट एग्रेसिवली हाईलाइट कर दी क्रिस्टल क्लियर, कि इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए जो भी एक्सटेंट तक जाना होगा वो करेंगे। ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ से नीचे ही जाएगी, हाउस होल्ड बिजनेसेस अफेक्टेड रहेंगे। और तीसरी बात, जो वन ऑफ कूल ऑफ हुआ है इन्फ्लेशन में, लास्ट मंथ में 8.5% आया था, उसे हमें एक वन ऑफ ही कंसिडर करना चाहिए, उसे हमें ट्रेंड नहीं समझना चाहिए कि यहाँ से इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। ऑन टॉप ऑफ इट, यूरोजोन गवर्निंग काउंसिल ने भी यही स्टेटमेंट्स दिए हैं वीकेंड में कि एग्रेसिव रेट हाइक्स एक्सपेक्टेड है ईसीबी की तरफ से भी इन द सितंबर मंथ। अब इसका इम्पैक्ट हमने डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में देखा। जो लास्ट रीसेंट हाईज थे डॉलर इंडेक्स के 109.29 का, उसे ब्रेक करके 109.47 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ से नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 109.77 के आसपास आता है, और उसे ब्रेक करते तो 110.56। मेरे हिसाब से 110.56 तक स्पेस है डॉलर इंडेक्स में यहाँ से आगे जाते हुए। दूसरी बात करें हम ब्रेंट क्रूड प्राइसेस की, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं स्टिकी है, नीचे के लेवल पर सस्टेन नहीं कर रहे और वापस से वहां से 93-94 से बाउंस दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड करंटली 102 के आसपास है, जिसके वजह से जो हमारा फिस्कल एंड ट्रेड डेफिसिट नंबर्स है वहां पे थोड़ा प्रेशर अभी भी बना रहेगा। तीसरी चीज बात करें जो लोगों ने शायद डिस्कस नहीं की, इज चाइनीज युआन। चाइनीज युआन वीकेंड हो गया है, 2 ईयर वीकनिंग रेट्स पे है 6.92, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम डॉलर रुपी पे भी देखते हैं अगर हम चार्ट्स प्लेस करें तो। चौथा, अगर हम बात करें आरबीआई की इंटरवेंशन की, अगर हम बात क्लियरली करें, सो लास्ट वीक का अगर हम डेटा देखें तो ऑलमोस्ट $6.7 बिलियन से एफएक्स रिजर्व घट चुके हैं। सो वहां अगर हम मद्देनजर देखें और आज का शुरुआती ट्रेडिंग सेशन देखें तो एक्टिव इंटरवेंशन क्लियरली झलकता है। एंड दो रीजंस है, एक शार्प डेप्रिसिएशन नहीं देखना चाहते बिकॉज वो एक्सपोर्टर्स को भी हर्ट करता है, एंड दूसरा अनवांटेड एक्सेस वॉलिटिलिटी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 4-5 चीजें मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है डॉलर रुपी पे अगर हमें एक व्यू बनाना है तो एक 79.60 एक अच्छा बेस बन रहा है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट कपल ऑफ वीक से हम देखें तो उस लेवल्स की तरफ आते हुए एक बाउंस दिखाई देता है। ऊपर की तरफ अगर 80-20 ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है काफी ऑप्शन सेलर्स 80 क्वार्टर के स्ट्राइक के आसपास अवेलेबल होंगे, एंड वहां पे काफी स्टॉप्स ट्रिगर होके 80.50 80.60 तक जा सकता है। एक्सपोर्टर के लिए मेरी यही सलाह होगी, अगर थोड़ा रुक सकते हैं तो डेफिनेटली रुक सकते हैं 79-60 के स्टॉप से। इंपोर्टर्स के लिए जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ऑप्शंस एज ए टूल यूज करके अपने एक्सपोजर को स्टैगर्ड मैनर में हेज करना एक सही बात है। और ट्रेडिंग साइकिल और ट्रेडिंग पैटर्न्स के लिए मैं यही करूंगा, बाय ऑन डिप्स ऑन डॉलर रुपी स्टिल कंटेन्स, मतलब मे बी इंटरवेंशन हो सकता है बट वहां पे मौके बाइंग के ज्यादा दिखाई देते हैं। ओके, शुक्रिया कुणाल जी, आपने ये वक्त निकाला और रुपए पे पूरा आउटलुक समझाया कि क्या होगा, क्या लेवल्स होंगे और कुछ फंडामेंटल्स पर भी बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब कर लेते हैं कॉटन की। हमारे साथ एमसीएक्स से ऋषि नथानी जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, एक सेबी की तरफ से एक अहम बैठक हुई जिसमें अब जनवरी ऑनवर्ड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जनवरी से पहले वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट में सौदे खुले हुए थे, वहां पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या पूरी तरह से प्रोडक्ट में बदलाव करने की तैयारी है? क्या कुछ हो सकता है सर प्रोडक्ट में?
नमस्कार ईश्वर मोहन जी। नमस्कार ऐसा सर। है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में पूरी तरह से बदलाव होगा कि मार्जिनल होगा, ये तो प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक होगी उसमें तय होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कोई फेरबदल होना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट में कुछ भी अगर मार्केट के स्टेक होल्डर्स को कोई सुझाव है, कोई उनके कंसर्न्स हैं, तो उसको एड्रेस करके हम प्रोडक्ट में चेंज करके 30 दिन के भीतर उसको लॉन्च करेंगे। यही हमने प्रेस रिलीज निकाला था। आपके प्रेस रिलीज में एक और बात थी कि कॉटन प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के विस्तार किए जाने की बात है, तो जब विस्तार होगा तो कौन कौन से लोग शामिल होंगे इस कमेटी में? देखिए, हम तो इंडस्ट्री से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए ओपन है। जो भी इंडस्ट्री से इस प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में जिसका भी कोई स्टेक है इस इंडस्ट्री में और शामिल होना चाहता है, हम उनको जरूर इनवाइट करेंगे और इसको और ब्रॉड बेस करने का हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स रहे और ब्रॉड बेस्ड रहे। ऑलरेडी पूरा रिप्रेजेंटेशन है, बट यदि और कोई जुड़ना चाहता है तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं। सर, ये जब कॉटन वायदा मेरे हिसाब से सर 10 साल के आसपास हो गया होगा, 8-9 साल, 2011 के आसपास लॉन्च हुआ था एमसीएक्स पर। हाँ, काफी साल हो गए कॉटन कॉन्ट्रैक्ट को। ओके सर, लेकिन उस समय जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से ये इसको प्रमोट किया गया था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उसके बाद लगातार वॉल्यूम थिन होते चले गए। क्या वजह थी? क्या एमसीएक्स की तरफ से उस तरह की जागरूकता अभियान या लोगों को जोड़ने की एक कोशिश नहीं हुई, इंडस्ट्री को जोड़ने की कोशिश, या फिर एफपीओज के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश, जो लोग रियल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नहीं लाने की कोशिश की वजह से क्या ये कॉटन उस तरह से नहीं चल पा रहा था? ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी जागरूकता करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं साल दर साल, और ये कॉटन कॉन्ट्रैक्ट काफी लोकप्रिय है। ये तो इस साल माल नहीं है, मतलब प्रोडक्शन कम है या सप्लाई क्रंच है बोल के जो भी इश्यूज आप देख रहे हैं, नहीं तो ये तो वर्ल्ड वाइड इश्यू है, खाली भारत में नहीं है। और जहां तक जागरूकता का सवाल है, ये तो जितना आप करें उतना कम है। तो हम इसीलिए हमने यही कहा कि हम और भी इसमें चेष्टा करेंगे कि और भी ज्यादा जागरूकता फैले, लेकिन हम ऑलरेडी काफी कुछ कर रहे हैं इसमें। हमारे साथ अरुण शेख सरिया साहब भी हैं, डीडी कॉटन के एमडी है। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, ये नए तरीके से जनवरी ऑनवर्ड्स जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होंगे कॉटन में, तो आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में? नमस्कार जी। देखिए, जनवरी की जो अभी डिमांड है, ये अभी तक कुछ खुलासा हुआ नहीं है। सब एसोसिएशन लोग ने खाली इतना ही लिखा है कि भी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, बट क्या करना पड़ेगा कोई भी एसोसिएशन ने अभी तक एमसीएक्स को लिखा नहीं है। तो जब तक सब लोग अपने स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी पॉइंट्स सामने रखेंगे, जब तक इसका कोई निर्णय हो नहीं पाएगा कि इसमें क्या चेंजेस चाहिए और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स। सर, आप लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह तो भेजा होगा, आप भी बोर्ड में हैं, कॉटन से जुड़े हुए संगठन के बोर्ड में हैं, डायरेक्टर भी हैं। नहीं, अभी तक कोई भेजा नहीं है। खाली सब लोग ने जो इनकी चिंता जो थी कि ये जुलाई और अगस्त के वायदे के अंदर प्राइस डिस्पैरिटी, तो मेरे को लगता नहीं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकेशन के कारण है, बट देयर आर अदर थिंग्स व्हिच नीड टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि जब तक ये डिस्कशन होएगा नहीं, जब तक सामने आएगा नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी आपके सर में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे को पता नहीं है, तो मैं उसका इलाज कैसे कर सकता हूँ? तो सेम चीज है, अभी एमसीएक्स को ये नहीं पता है कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो जब तक वो सामने नहीं आएगा तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या प्रॉब्लम, क्या अभी को हर स्टेक होल्डर्स को अलग प्रॉब्लम हो रही है। कोई तेजी में फंस गया, कोई मंदी में फंस गया, कोई कुछ हो गया तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये वो प्रॉब्लम प्राइस की प्रॉब्लम है कि वाकई में कुछ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है? ओके सर, प्राइस डिस्कवरी, हम इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, लेकिन प्राइस डिस्कवरी में कहाँ कमी रह जाती है कि हम यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है प्राइस डिस्कवरी के अंदर। जहां तक सवाल है कि जहां तक कोशिश हुई अभी तक, तो एक्सचेंज के प्राइजेस आर मोर और लेस इन लाइन विद द फिजिकल प्राइजेस, बट जब भी इस साल जो क्रॉप का भी मसला हुआ है, क्रॉप कमजोर थी, पीछे क्वालिटी स्पेसिफिकेशन मंथ ऑफ नवंबर 21 भी कमती आई है ड्यूरिंग द पीरियड। भाव भी पैरिटी में नहीं थे डिलीवरी के, तो कारण इसमें बराबर डिलीवरी आई नहीं, और इस प्राइस जो इतनी वोलेटिलिटी रही है लास्ट ईयर भी कॉटन में, तो वो थोड़ा भी ये
मुश्किल है कि ये लिक्विड था कि ये ज्यादा स्टॉक आया नहीं उसके कारण था। ये सारी जो चीजें है ना जी, ये एक साथ में जब सब स्टेक होल्डर लोग बैठेंगे और अपने अपने मुद्दे सामने रखेंगे तो ही सामने आ पाएगी, नहीं तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलना मुश्किल लगता है, क्योंकि हर स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी राय देने की और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स अनाउंस मतलब उनको सॉल्यूशन चाहिए, बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सबको अब खुश नहीं कर सकेगा, एक्सचेंज खुश नहीं कर सकेगा। तो ओवरऑल क्या ट्रेडर्स की तो हर ट्रेडर्स की अपनी अपनी समस्याएं होती है, हर किसी को लेकर चलना भी बहुत मुश्किल है। सर हमारे साथ ऋषि नथानी जी भी हैं। सर जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर यहाँ पे सवाल खड़े हुए थे अगस्त वायदा को लेकर, हालांकि एक्सचेंज की तरफ से काफ़ी फैसले भी लिए गए, प्राइस लिमिट भी आपने 4% से घटाकर 2% किया, फिर एडिशनल मार्जिन भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6% से बढ़ाकर 11% तक किया गया, आपसे जो भी संभव था। और लेकिन अब जिस तरह से कॉटन वायदा में बदलाव हुए, क्या आगे और भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दिक्कतें हैं एमसीएक्स में, क्या इस तरह के बदलाव आगे देखने को मिल सकते हैं क्या? नथानी सर। देखिए थोड़ा स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि आज जब इंडस्ट्री ने कुछ कहा है कॉटन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो हम उसकी बात कर रहे हैं, और बाकी मुझे तो नहीं लगता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई असुविधा है। और कॉटन कॉन्ट्रैक्ट में भी जहां तक सवाल है तो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके बैठेंगे और उनकी इश्यूज, जैसे सेक्सरिया जी ने भी कहा, उनके इश्यूज समझेंगे और जहां तक पॉसिबल होगा सबको साथ में लेके जितना बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट में सुधार किया जा सकता है वो करेंगे। मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बढ़िया है, लेकिन बढ़िया चीज और बढ़िया अगर किया जा सकता है तो क्यों नहीं। सर ऑप्शंस भी लाने की तैयारी है क्या कॉटन की? जब कुछ इतना कुछ हो ही रहा है तो कॉटन में ऑप्शंस के लिए भी अर्जी दे देते। पहले एक एक कदम चले, पहले फ्यूचर को रिवाइज करके रीलॉन्च करते हैं और उसके बाद बाकी देखेंगे। नथानी जब आखिरी सवाल जाते जाते आपसे, क्या एफपीओज वगैरह के जरिए क्या उनका पार्टिसिपेशन है, किसानों की भागीदारी किसी तरीके से हो रही है इसमें? जरूर हो रही है, हेजर्स की भी हो रही है, किसानों की भी हो रही है, जिनर्स की भी हो रही है, स्पिनर्स की भी हो रही है, टेक्सटाइल मिल्स की भी हो रही है, सबकी भागीदारी है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी से भी अलग तो है नहीं। ओके, शुक्रिया नथानी सर, आपने वक्त निकाला। सेक्सरिया साहब, अब आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आप क्या सलाह देंगे अब नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए? देखिए नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अभी जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देयर आर सम एरियाज जो जिसकी चेंजेस होने की हम लोग सजेशन देंगे एक्सचेंज को। एंड जैसे कहा कि लोग मीटिंग बुला रहे हैं तो वो मीटिंग में जो भी हम लोग सजेशन देना है एसोसिएशन के थ्रू, इंडिविजुअल थ्रू, जैसे भी है सब लोग अपने अपने सुझाव रखेंगे। मेरे को लगता है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बड़े सोच समझ के बनाया गया था और इसके अंदर लिक्विडिटी भी काफी अच्छी हो गई थी। तो मेरे ध्यान से माइनर चेंजेस हियर एंड देयर होके आई थिंक इट कैन बी अ वेरी बिग बेनिफिट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि कॉटन फ्यूचर इतनी विश्व के अपन दूसरे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और अपने पास अगर कॉटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा फ्यूचर का तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। तो सीआई अपने एमसीएक्स से काफी मेहनत की है और एमसीएक्स के साथ में अभी एसोसिएशन लोग जुड़ जाएंगे तो उसके अंदर मेरे को लगता है फायदा स्टेक होल्डर्स का ही होगा। ओके, हाँ, शुरुआती दौर में सर वॉल्यूम भी काफी ज्यादा थे 2011-12 के आसपास में, हालांकि बाद में वॉल्यूम पूरे ही एग्री में, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन सेक्सरिया साहब, क्या जरूरत आ गया समय की सिर्फ एमसीएक्स नहीं एनसीडीएक्स के भी जितने भी एग्री कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीडिजाइन करने का, पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए बड़े ठोस कदम उठाने का? देखिए मेरा मानना एक ही है जी कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है एंड चेंज इज इनएविटेबल। मतलब हमेशा अपने को चेंज करते रहना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमने जो बनाया वो एकदम सही है, इसके ऊपर इससे ज्यादा अभी कुछ बेटर नहीं हो सकता। ये एकदम गलत सोच है। जैसे अभी नथानी जी ने भी कहा कि भाई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कोशिश जारी है, तो वही मेरे हिसाब से चले गए, एनसीडीएक्स हो या बीएस हो या एमसीएक्स हो, तो मेरे हिसाब से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम आने की संभावना कमती रहेगी। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे लिए। चलिए वापस से लौटते हैं, वायदा बाजार की ओर लौटते हैं और नॉन एग्री मार्केट की में अब क्रूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड आज तेजी दिखा रहा है 7,500 के ऊपर एमसीएक्स, ब्रेंट भी तेज दिखा रहा है। अनुज जी, क्रूड में क्या करें ट्रेडर्स आज? विष्णु जी देखिए, क्रूड का अगर हम देखें तो जो सेंटीमेंट है थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है, हालांकि एक बाउंस बैक खुला है, बट हमारी सलाह यहाँ पर सल एंड राइज की रहेगी, क्योंकि जिस
तरीके से ईरान की न्यूक्लियर डील के पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्टेड हैं, वहीं अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ओपेक मेंबर्स हैं वो भी प्रोडक्शन कट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिले जुली खबर हम देख रहे हैं, एक खबर आ रही है पॉजिटिव, एक खबर आ रही है नेगेटिव। मगर अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा मैटर है और आगे भी जिस तरीके से यूएस प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, साथ में हम देखें तो ओपेक मेंबर्स को भी प्रेशर दे रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएं कंटिन्यूसली। और अगर ईरान की न्यूक्लियर डील होती है तो एक अच्छा खासा जो 1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। तो हमारा मानना है कि क्रूड का जो ट्रेंड है अभी थोड़ा सेल ऑन राइज का रहेगा। हालांकि अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो $102 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है और उसके ऊपर जा भी नहीं पा रहा है। लास्ट वीक भी 102 तक गया था, वहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो क्रूड के अंदर हमारा सेलिंग का ही कॉल रहेगा, करीबन 7600 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 7750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7400 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि क्रूड अभी एक रेंज में है। नीचे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट की बात करेंगे तो नीचे 95 से लेकर $102 मार्केट ने ये रेंज बनाया है। MCX में करीबन 6800 से लेकर 7800 ये रेंज मार्केट ने बना लिया है। और अगर आप इसको कंटिन्यूस वॉच करेंगे तो यहाँ पर हम सेल ऑन राइज का मार्केट होते हुए देखते हैं। तो मेरा व्यू यहाँ पर क्रूड में थोड़ा सा बिकवाली का रहेगा। हमें लगता है कि बाउंस अगर मिले तो बिकवाली का ट्रेड क्रूड में बनाना चाहिए। यानी ऊपरी स्तरों पर अब बेचने की सलाह दे रहे हैं। आपकी सलाह क्या है? कुछ ऑप्शंस में बन रहा है क्या सर कोई ट्रेड बिटकॉइन? देखिए, फिलहाल के लिए तो क्रूड ऑयल में जिस तरह सिनारियो है अभी थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है। और जिस तरह से अनुज ने भी बताया था कि जैसे कि बहुत ज्यादा बुलिश सेंटीमेंट नहीं है मार्केट में, थोड़ा सा सेंटीमेंट निगेटिव है, लेकिन अभी इस लेवल पे सेलिंग थोड़ा सा मैं प्रिफर नहीं करूंगा। थोड़ा सेलिंग थोड़ा हायर रेंज में करना चाहिए। नहीं तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए थोड़ा अगर फ्यूचर्स में करता तो पहले मैं 7480 के आसपास बाय करके 7600 तक रुकूंगा। लेकिन मुझे अगर 7600 टू 7650 जो ऊपर का रेंज लग रहा है वहीं से बिकवाली बन सकता है, इस लेवल पे नहीं। और नीचे लेवल पे मैं देखता हूँ तो 7400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 7380 नीचे तोड़ता है तो मार्केट वहां पे टूटेगा। तो फिलहाल के लिए अगर जैसे कि मार्केट अभी रेंजिंग लग रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग साइड इज नॉट ए सेफ थिंग। तो इसलिए मैं प्रीफर करता थोड़ा फॉर टाइम बिंग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं 7480 में बाय करके 7380 का स्टॉप लॉस, 7600 का टारगेट रहेगा। अगर ऑप्शन बाय करूंगा क्योंकि यहाँ पे रेंज मार्क थोड़ा सा रेंज लग रहा है तो मैं प्रीफर कर रहा हूँ फ्यूचर्स में करने के लिए। ओके, यानी रेंज में रहेगा तो रेंज में निचले स्तरों पर खरीदे और ऊपरी स्तरों पर अनुज जी बिकवाली की सलाह दे रहे थे। चलिए अब मेटल की बात कर लेते हैं। अनुज जी, मेटल में टॉप पिक आपकी आज? देखिए, मेटल्स में हमने देखा है कि कॉपर में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। हालांकि लास्ट वीक में हमने एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था। और अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखें तो मार्केट करीबन 680 के आसपास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था 680 के आसपास से मार्केट कंटिन्यूस नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर हमारा सेल कॉल रहेगा कॉपर में, क्योंकि जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है हमें लगता है कि यहाँ पर सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ दिखा है। तो कॉपर में करीबन 670 के आसपास बिकवाली करें, 676 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 658 तक हो सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में हमें लगता है कि करीबन 316 के आसपास बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 318 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 312 तक हो सकता है। प्योरली इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेलिंग यहाँ देखने को मिल सकता है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी नेगेटिव नहीं है। यहाँ पर अगर डिप्स मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, मगर प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है आज के लिए बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, कॉपर और जिंक दो बेचने की ट्रेड की सलाह दे रहे हैं अनुज जी, लेकिन इंट्राडे के लिए कैरी नहीं करे, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी स्टॉप लॉस है उसको भी फॉलो कीजिएगा। बिटपन, आपकी तरफ से टॉप पिक मेटल में आज? देखिए, मैं कॉपर में ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है मैं उसमें थोड़ा बेरिश हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इस रेंज का जो जिस तरह से मार्केट रिकवरी है उसका इम्पैक्ट मेरे हिसाब से रिकवरी रहना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए रेंजिंग रहेगा 662 ऑन द लोअर साइड, 680 ऑन द हायर साइड। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि जो जैक्सन होल का मीटिंग का इतना जिस तरह इम्पैक्ट इक्विटीज में पड़ा उतना इम्पैक्ट बेस मेटल्स में नहीं पड़ा। तो नीचे लेवल पे मैं प्रेफर करूंगा कॉपर बाय करने के लिए, जिस तरह अराउंड 660 662 के आसपास में बाय करूंगा। 655 के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 669 या 670 का मेरा टारगेट रहेगा। तो मैं प्रेफरेबली आज कॉपर के ऊपर ही जाऊंगा, बाकी बेस मेटल में भी टच नहीं करूंगा। कॉपर जाना है लेकिन निचले स्तरों पर खरीदना है। 662 रुपए पे खरीदे आपको। और अनुज जी की जो कॉल थी वो ऊपर की तरफ 670 रुपए पर आपको बेचने की सलाह है और नीचे 658 का टारगेट है। हालांकि वो नीचे के स्तरों पर बिटकॉइन वहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन दोनों की ही कॉल इंट्राडे के लिए है, इसे कैरी नहीं करने की सलाह है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एसएमएस जंक्शन।